हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आशाराम बापू जी के केस की। आशाराम बापू के विषय में हमारे देश भर में किस प्रकार से देश में चर्चा हुई और उस समय उनके खिलाफ केस बनकर तैयार हुआ। अब ये एक द्वंद्व है हमारे देश में कि एक वर्ग ये कहता है कि आशाराम बापू केस पूर्ण रूप से फर्जी है। उनके फॉलोवर्स तो जिस जिस जेल में वो रहते हैं वहां परिक्रमाएं करके आते हैं। एक ग्रुप ये भी कहता है क्योंकि आशाराम बापू एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की सत्ता के दौरान सबसे ज्यादा खुले रूप में घर वापसी करवा रहे थे और आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे थे, कांग्रेस को सीधा ललकार रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ ये एक षड्यंत्र रचा गया कि इनको किसी तरह से जेल में डालो। और सबसे आसान, किसी भी साधु संत को सबसे आसान फंसाना ये है कि उसके ऊपर आरोप सेक्सुअल हैरेसमेंट के लगा दिए जाए। और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आदेश इसलिए लोग सहजता से स्वीकार भी करते हैं क्योंकि एक बड़ा वर्ग साधुओं में ऐसा जो फर्जी साधु बनकर घूम रहे हैं उनमें पकड़ में भी आता है। तो बहुत सारे प्रश्न इस पर खड़े होते हैं। लेकिन एक बात जो लॉजिकल हाई कोर्ट में गई, असल में क्या है, आशाराम बापू जी के केस में उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का या रेप का दोषी ठहरा दिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा। लोअर कोर्ट में जो केस चला उसमें ठहरा दिया, मामला गया हाई कोर्ट अपील में। तो सवाल यह है कि क्या जो एविडेंसेस नीचे रखे गए हैं नीचे वाले अदालत में, वो एविडेंस पर ही हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करना है या फिर कोई फाइंडिंग ऑफ न्यू फैक्ट अगर हो जाती है, फाइंडिंग ऑफ न्यू एविडेंसेस हो जाती है, तो भी हाई कोर्ट उसको सुन सकता है या हाई कोर्ट बुला सकता है। आपको याद होगा कि बहुत सारे केसेस में ये पहले डिसाइड हो चुका है कि नहीं, अगर कोई मामला ऐसा आता है जो नीचे वाली अदालत में, अब केस को सुनवाई करते समय नीचे वाली अदालत में आ गया था लेकिन उसमें पूरे एविडेंस नहीं आ पाए, तो फिर हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। ऐसा ही एक जजमेंट 2004 का है जाहिरा शेख का। ये जो आशाराम बापू जी वाला केस है ये हाई कोर्ट में अपील में है। आपको याद होगा कि इसकी एफआईआर 2013 में 19-20 अगस्त को की गई थी। तो हाई कोर्ट में आशाराम बापू जी के वकील ने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि उस समय के डीसीपी वेस्ट जोधपुर मिस्टर लांबा, ये वहां पर इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया था क्राइम स्पॉट का, या जहां पर बताया गया कि क्राइम हुआ है, जहां सर्वाइवर रहता था, ये सर्वाइवर के साथ ऐसा तथाकथित अपराध किया गया है, उस वीडियो को चैलेंज किया और ये कहा कि भाई ये वीडियो देख लीजिए जो पहले डीसीपी ने ओरिजिनल रिकॉर्ड किया था और उसके बाद जो मैनिपुलेशन हुआ। अब ये तो नया एविडेंस है, बिल्कुल सही बात है कि डीसीपी अगर कोई वहां पर वीडियो बना रहा है, डीसीपी का वो वीडियो अगर कोर्ट में आ गया है और स्टोरी बदल रही है, जैसे इसमें ये कहा गया हाई कोर्ट के सामने कि 19-20 अगस्त 2013 को जो एफआईआर में स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट को 21 अगस्त 2013 को जब पुलिस ने रिकॉर्ड किया, तो एक तो एफआईआर में स्टेटमेंट आया, दूसरा पुलिस ने गवाही ली, तो दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनमें कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एफआईआर कुछ बोल रही है और बयान कुछ बोल रहा है। अब ये अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि भाई जो डीसीपी वेस्ट थे उनको बुला लिया जाए, कानून अनुमति भी देता है, इसलिए उनसे नए सिरे से पूछताछ कर ली जाए और इस वीडियो के विषय में उनसे पूछा जाए कि इस वीडियो का क्या सत्यापन है। एक बात और जो सामने आई वो ये आई कि ये मिस्टर जो लांबा हैं, जिनके जो डीसीपी हैं, इनके विषय में ये कहा गया यहाँ पर कि मिस्टर लांबा ने एक किताब लिखी है, इनका नाम है अजय पाल लांबा। अजय पाल लांबा ने एक बुक लिखी है, गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू's कन्विक्शन। इसके को ऑथर हैं। चूंकि ये डीसीपी वहां के थे इसलिए पूरा केस इनको मालूम है, पूरे केस में ये इन्वॉल्व रहे, तो इस आधार पर इनकी किताब भी आई। इस किताब में जो इन्होंने वर्जन दिया है वो वर्जन अगर कोर्ट में मान लिया जाता है तो फिर आशाराम बापू जी निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं और ये सिद्ध होता है या ये बात वहां पर सही से स्थापित हो जाएगी कि आशाराम बापू जी को जानबूझ के फंसाया गया है और उनके खिलाफ ये केस बनाया गया था। कांग्रेस के उस समय चूंकि कांग्रेस को टारगेट किए हुए थे इसलिए या जो कुछ भी कहानी पीछे रही हो,
लेकिन ये बात कही जा रही है कि घटना स्थल का पहले वीडियो, मतलब तो घटना बताने के तुरंत बाद का वीडियो और जो बयान लिखे जा रहे हैं उनमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। एफआईआर और बयान में बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसलिए ये जो अजय पाल लांबा जी हैं, इनको कोर्ट में बुलाकर इनसे सत्यता जानी जाए, क्योंकि ये डीसीपी थे और घटना पर गए भी थे। और इन्होंने जो अपनी बुक में लिखा है ट्रू स्टोरी ऑफ आशाराम बापू, ये ट्रू स्टोरी भी लोगों को पता होनी चाहिए। तो इनसे सवाल किए बगैर ये केस पूरा डिसाइड नहीं हो सकता। इनसे सवाल करना ही पड़ेगा, तब पता लगेगा कि वाकई में प्लॉटिंग क्या थी। क्यों? क्योंकि लड़की माइनर है और माइनर लड़की का जो मेडिकल हुआ था, जहां तक जो मुझे केस का याद है, मेडिकल हुआ था तो मेडिकल में कुछ ऐसा विशेष निकला नहीं था। गनिंग फॉर द गॉडमैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आशाराम बापू में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी बात आती है जो एविडेंसेस से परे है, जो कोर्ट की फाइल से परे है, तो क्या सामान्यता मिलना चाहिए? सामान्यता तो बात यह है कि सेक्शन 391 जाहिरा शेख के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अपील में फाइल फंस जाए तो फिर ऐसा कोई नया फैक्ट आ जाता है, कोई नया एविडेंस आता है तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ भी इनजस्टिस। भारत का फॉर्मूला क्या है? भारत का फॉर्मूला यह है कि 100 दोष छूट जाएं लेकिन कोई एक निरपराधी या कोई एक शरीफ आदमी अपराधी नहीं होना चाहिए। यानी कि शासन स्तर पर, सरकार स्तर पर, या फिर मैं कहूं राज्य के स्तर पर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो अत्याचार जिसने किया है वो ठीक है, लेकिन उसको बियॉन्ड डाउट प्रूफ होना चाहिए। उसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो फिर उस डाउट का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो डाउट बियॉन्ड डाउट प्रूफ होता है और या फिर कोई एविडेंस डाउट के दायरे में आता है, कोई केस डाउट के दायरे में आता है कि ये हो सकता है, यानी कि उसका ये पक्ष है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो फिर हमारे यहाँ का नियम ये है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा एक्यूज के साथ जाता है। अब ये जो अजय पाल लांबा साहब हैं, इनको हाई कोर्ट ने समन कर दिया और कहा कि भाई आप बताओ, आगे आपकी बुक सामने आई है, आपके द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो सामने आया, आपको कोर्ट विटनेस की तरह यहां बुलाया जाता है, आप कोर्ट विटनेस बनकर यहां पर सवालों के जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि नथिंग वॉज रॉन्ग इन एनीथिंग वॉज रॉन्ग इन दिस। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत था, क्योंकि एविडेंस तो हमारा जो जिस समय हम न्याय करने बैठते हैं उस समय हम सच्चाई बहुत बार जानती है कोर्ट, लेकिन एविडेंस नहीं होता जिसको हम कानूनन किताब पर, कॉपी पर नहीं चरितार्थ कर सकते, तो फिर हम उस पर सजा भी नहीं दे सकते। यानी कि ऐसा हमारे पास एविडेंस होना चाहिए जिसके आधार पर हम जजमेंट लिख सकें। अगर ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं है जिसके आधार पर हम जजमेंट लिख पाएं, तो फिर उस एविडेंस को हम कैसे अप्रिशिएट करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे न्यायालय के सामने रहती है। तो फिर अब अजय पाल लांबा को हाई कोर्ट ने तलब कर लिया था। उस बात को लेकर एसएलपी एक सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट चली आई और उन्होंने कहा कि आप हमारे उस समय के डीसीपी को कैसे कॉल कर सकते हैं, हाई कोर्ट क्यों, जब लोअर कोर्ट में सब कुछ हो चुका है तो हाई कोर्ट उनको क्यों उनसे सवाल जवाब करना चाहता है। हम उसका विरोध करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई कि भाई अपील अपनी सुने, लेकिन हमारे डीसीपी को ना बुलाया जाए। हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो डीसीपी है ये उस समय विटनेस के रूप में लोअर कोर्ट में केस चलते समय छूट गया था, इसको लोअर कोर्ट के द्वारा बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि छूट गया था इसलिए अब हम इसको बुलाते हैं और इसका क्रॉस एग्जामिनेशन यहां पर करवाते हैं। राजस्थान सरकार कह रही है कि वो छूट नहीं गया था, हमने जानबूझकर उसको नहीं जाने दिया और साहब अब तो केस रफा दफा, अब तो जो केस में होना था वो हो गया है, इसलिए अब इनको दोबारा पूछताछ के लिए नहीं बुलाना जाना चाहिए। राजस्थान सरकार की तरफ से मनीष सिंघवी साहब खड़े हुए, आप सिंघवी सरनेम से समझ सकते हैं कि ये कौन कहां से आते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहब जी ये जो किताब लिखी है जिसके आधार पर इनको बुलाया गया, गनिंग फॉर द गॉडमैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूस कन्विक्शन, ये जो किताब लिखी गई है इसमें बहुत सारी चीजें ड्रामेटिकली लिखी गई हैं। अब देखिए ये किताब तो, और ये कह क्या रही है, मतलब आप किताब को सोचिए, गनिंग फॉर द गॉडमैन द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू, ये कह रही कि आशाराम बापू के पीछे की सच्ची घटना क्या है, सच्ची कहानी क्या है, हम ये लिख रहे हैं और इसका ऑथर अजय पाल लांबा है। ये लिख रहे हैं और अजय पाल लांबा इनका ऑथर है, लेकिन ट्रू स्टोरी है फिर भी ये ड्रामेटिकल है।
तो उन्होंने कहा कि साहब ये ड्रामेटिकल है और इसमें एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। डिस्क्लेमर आजकल आप जानते हैं ना कि कोई भी फिल्म से पहले डिस्क्लेमर, किसी की भावनाएं आहत हुई हों, कोई ये हमारा उद्देश्य ये नहीं था, वो नहीं था, किसी को बात करने का नहीं था, कोर्ट को चैलेंज करने का नहीं था, कोर्ट की प्रोसीडिंग को चेंज करने का नहीं था, ऐसा कोई लिखा होगा। तो इन्होंने दो पॉइंट कोर्ट के सामने रखे। पहला पॉइंट ये है कि साहब ये ड्रामेटिकल लिखा गया है। दूसरा ये है कि इसमें वो दूसरी बात यह है कि इसमें डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी सारी चीजें सत्य नहीं है। लिखा है ट्रू स्टोरी बिहाइंड आशाराम बापू's कन्विक्शन, लेकिन ये सही नहीं है और ये डिस्क्लेमर है और ये ड्रामा है। आप सोचिए कि हमारे देश में पुलिस ऑफिसर जो कि ग्रेड 1 के ऑफिसर्स हैं, वो एक किताब लिखते हैं और उसको कोर्ट में कहा जाता है कि ये ड्रामा है, जबकि उसी केस से वो जुड़ा हुआ अधिकारी है और वो अधिकारी जुड़ा हुआ वो अपनी बात लिखता है, लेकिन वो कोर्ट में मान्य नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में राजस्थान सरकार सफल हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि नहीं, ये जो हाई कोर्ट का ऑर्डर अजय पाल लांबा को बुलाने का है और उनका एविडेंस लेने का है, उसको मैं कैंसिल करता हूं, उसको मैं सेट असाइड करता हूं, लेकिन मतलब उसको स्टे कर देते हैं कि भाई इनको मत बुलाइए, लेकिन हाई कोर्ट से आग्रह ये करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई कर लीजिए और इस पर जल्दी से डिसीजन दे दीजिए। मैं ये जो ऑर्डर है, इस पर हालांकि बहुत सारी और चीज़ें आई होंगी, इस पर बहुत सारी बहसें भी हुई होंगी, इस पर बहुत सारे तथ्य भी आए होंगे, क्योंकि पूरी बात समझा पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स आते हैं उस समय क्या कहा गया, कोर्ट कैसे कन्विंस हुआ, कैसे ये हुआ, ये तो बात की बात है। लेकिन ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, मैं कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर किसी भी आरोपी को कोई डाउट पैदा हो जाता है तो फिर उस डाउट का लाभ उसको मिलना चाहिए, और अगर एविडेंस बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना है तो हर एक एविडेंस को बुलाया जाना चाहिए, उसकी गवाही होनी चाहिए, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। बिना क्रॉस एग्जामिनेशन किए, बिना बियॉन्ड डाउट प्रूफ किए किसी को सजा नहीं होनी चाहिए।